नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है कथक नृत्य प्रदर्शन के वस्तुक्रम का सविस्तार वर्णन। इसका आंसर है कथक नृत्य में नृत्यकार के अतिरिक्त कुछ और भी कलाकार होते हैं जो नृत्यकार की सहायता करते हैं। कम से कम एक व्यक्ति लहरा बजाता है और दूसरा तबला से संगति करता है। कभी कभी एक से अधिक व्यक्ति भी लहरा देते हैं। एक हारमोनियम पर लहरा देता है, दूसरा सारंगी पर, तीसरा वायलिन पर। रचना बनाता है। कथक नृत्य में लहरा देने के लिए सबसे उपयुक्त सारंगी मानी जाती है। एक कलाकार तबले पर संगति करता है। जब कोई विद्यार्थी नृत्य करता है तो अधिकतर उसके शिक्षक तबले पर संगति करते हैं, जो तबले की संगति करने के साथ साथ बोलों को भी पढ़ा करते हैं। इससे विद्यार्थी नर्तक को बड़ी सहायता मिलती है। विद्यार्थी के नृत्य प्रदर्शन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक महोदय नृत्य के साथ साथ तबला के बोल भी बजाते रहते हैं। प्रदर्शन के समय यह क्रिया उचित हो सकती है क्योंकि विद्यार्थी को अभ्यास कराते समय सीधा ठेका बजाना चाहिए। इससे वह भविष्य में दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा। नृत्य आरंभ होने से पहले सर्वप्रथम लहरा, जिसे नगमा भी कहते हैं, शुरू किया जाता है। इसके बाद तबलिया एक या दो तिहाईदार उठान या चक्करदार टुकड़ा बजाकर संपराता है। इसके बाद नर्तक मंच पर आता है। वह अपने गुरु तथा अन्य संगति कलाकारों को प्रणाम करता है और एक सुंदर सी मुद्रा में खड़ा हो जाता है। कथक नृत्य की प्रारंभिक क्रिया को ठाट कहते हैं। इस समय तबलिया के साथ साथ अथवा छोटे छोटे मोहरे विभिन्न ठाट प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात सलामी का टुकड़ा नाचता है। सलामी मुगल कालीन परंपरा है। जब नर्तक दरबार में नृत्य किया करते थे तो वह उस समय सलामी किया करते थे। किसी एक टुकड़े के माध्यम से राजा अथवा नवाब को सलाम करता था। अब राज महाराजा रहे नहीं, अतः यह परंपरा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब सलामी का टुकड़ा नाचना आवश्यक नहीं रहा, किंतु कुछ नर्तक अभी भी सलामी का टुकड़ा नाचते हैं। सलामी या नमस्कार करने की हिंदू और मुसलमान शैलियाँ अलग अलग हैं। इसके बाद कुछ नर्तक साधारण श्रोता पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए थोड़ा तत्कार दिखा देते हैं। वास्तव में तत्कार नृत्य के अंतिम भाग में दिखाया जाता है और अच्छे नर्तक ऐसा करते भी हैं। और शास्त्रीय नियमों की दृष्टि से इस स्थान पर तत्कार उचित नहीं है। तत्कार के बाद नर्तक तोड़े और परण प्रस्तुत करता है। कभी कभी वह किसी तोड़े को ताल देकर पढ़ंत करता है और फिर उससे नाचकर दिखाता है। विभिन्न लय में तिहाईदार अथवा तिहाई रहित तोड़े को अंग संचालन द्वारा तत्कार द्वारा प्रदर्शित करता है, जिससे दर्शकों को अधिक आनंद मिलता है। नर्तक विभिन्न प्रकार के टुकड़े तोड़े नाचता है और तब तबलिया के साथ साथ उसी प्रकार के बोल बजाता है। कभी साथ उसी प्रकार के बोल बजाता है, कभी कभी नर्तक आघात अनाघात दिखाता है। तबलिया भी वैसा ही जवाब देता है। सेकंड क्वेश्चन है ताल के 10 प्राण का अध्ययन। तो इसका आंसर है संगीत में गीत अथवा गत के प्रत्येक चरण की आवृत्ति की निश्चित सीमाबद्धता को ताल कहते हैं। इसे और सरल भाषा में जान सकते हैं, विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहा जाता है। भरत मुनि ने ताल के मात्रा, लय एवं क्रिया ऐसे 3 प्रमुख लक्षण बताए हैं। उन्हीं के आधार पर आज ताल के 10 प्राण विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। ताल के 10 प्राण इस प्रकार निरूपित किए गए हैं। पहला, काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति एवं प्रस्तार। काल के बारे में जानेंगे। काल का अर्थ है अवधि, समय अथवा अवकाश होता है। गायन, वादन एवं नर्तन में उसके विभिन्न भागों को प्रस्तुतिकरण में निश्चित परिणाम में जो अवधि समय लगता है उसे काल कहते हैं। मार्ग का अर्थ है रास्ता। काल के मार्ग में मात्राओं की निश्चित इकाई मानकर उसके सम परिणाम में ताली किस मात्रा पर तथा खाली किस मात्रा पर बजेगी यह बताया जाता है। हिंदुस्तानी प्रचलित त्रिताल की मात्राएं 16 इकाई की मानी जाती हैं। ऐसी अवस्था में एक मात्रा से 16 मात्रा तक की सीमा को मार्ग कहते हैं। क्रिया, कार्य से क्रिया शब्द उत्पन्न हुआ है, इसलिए कोई भी काम करने को क्रिया कहा जाता है।
दोनों हाथों के संयोग से शब्द पैदा करना, उंगलियों को गिनना आदि क्रियाएं की जाती हैं। इनके अंतर्गत ताली देना व खाली देना 2 क्रियाएं आती हैं। अंग ताल को समान परिणाम में निश्चित मात्राओं की एक इकाई माना जाता है। इन निश्चित मात्राओं का किसी ताल में सम विभाजन होता है तो किसी ताल में विषम। ऐसे किसी भी विभाजन को ताल का अंग अथवा विभाग कहते हैं। ग्रह, जहाँ से ताल आरंभ होती है उस स्थान को ग्रह कहते हैं। गीत या गत का प्रारंभ एक साथ होना, ताल का आरंभ गीत के पहले या बाद में होना, ऐसी विविधताएं ग्रह में पाई जाती हैं। जाति, किसी ताल के भागों में मात्रा संख्याएं समान होती हैं तथा किसी ताल के भागों में मात्रा संख्याएं असमान होती हैं। इन्हीं मात्रा संख्याओं के वजन पर ताल की लय निर्भर करती है। इसी को जाति या जातियां कहते हैं। कला, साधारण रूप में कला शब्द का ताल विधान की दृष्टि परिभाषिक अर्थ मात्रा लिया जाता है। 2 मात्राओं के बीच 8 कला का अवकाश बताया गया है व 8 निमेष की एक कला बताई गई है। उपर्युक्त परिणाम से कला एवं मात्रा के बीच के समावकाश की अवधारणा कल्पना की जाती है। मृदंग व तबला वादन में कला का विशिष्ट अर्थ भी लगाया जाता है। वादन करते समय हाथ की विविध क्रियाएं होती हैं। किसी क्षण दायां हाथ संपूर्ण रूप में झुका हुआ लगता है, दूसरे क्षण में वही हाथ मृदंग अथवा तबले की चिपका हुआ लगता है। अन्य क्षण बायां हाथ भी अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। इन दोनों हाथों की ये विविध क्रियाएं कला के अंतर्गत मानी जाती हैं। लय, भरत मुनि ने लय की यह परिभाषा दी है। घड़ी लंब का तरह समान परिणाम में समय के अखंड गति मापन को लय कहते हैं। लय साधारण रूप में 3 प्रकार की बताई गई है, विलंबित, मध्य और द्रुत। यति लक्षण को लय से संबंध बताया जाता है। विलंबित, मध्य और द्रुत ये 3 उच्चारण विधियां यति के अंतर्गत आती हैं। प्रस्तार, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रसारण अथवा विस्तारण किया जाए तो अधिक उचित होगा। जिस प्रकार गीत गायन में राग का विस्तार, आलाप, 3 आदि मध्यमों द्वारा किया जाकर राग या गीत को रंजक बनाया जाता है, उसी प्रकार ताल या कायदा, पलटे, मुखड़े, टुकड़े, परन व उसके विभिन्न प्रकार या विभिन्न लयकारियों आदि के प्रदर्शन द्वारा वादन को मनोरंजक बनाया जाता है। इस प्रकार ताल को विभिन्न रूपों में सजाया जाता है व इसे विभिन्न अलंकारों से विभूषित करके चित्त आकर्षक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन की विविधताओं एवं विशेषताओं का अध्ययन। इसका आंसर है भाव का अर्थ स्त्रियों के हृदय में उत्पन्न होने वाला प्यार जो उदित चेष्टाओं द्वारा पुरुषों को आकर्षित करे। भाव हृदय में उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं। भाव द्वारा रसज्ञ श्रोताओं या दर्शकों के मन में रस उत्पन्न होता है। उस रस को प्रभाव या उल्लास जब चेहरे पर व्यक्त होने लगता है तो उसे भाव कहते हैं। इसलिए कहा जाता है अमुक व्यक्ति के हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत दुखी या सुखी है इत्यादि। चेहरे के अलावा जब रस की प्रतिक्रिया अन्य अंग प्रत्यंगों से व्यक्त होने लगती है तो उसे हेला कहा गया है। जिसे पुत्र को देखकर सर्वप्रथम माता के हृदय में सोया हुआ भाव जागा और वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ तो उसके चेहरा खुशी से खिल उठा और फिर माँ ने अपने बेटे को बाह में पसारकर छाती से लगा लिया। नृत्य की दृष्टि से हाव भाव का बहुत महत्व है। कुछ आवश्यक भाव इस प्रकार लिखे गए हैं। नयन भाव, गीत के भाव को चित्तवन द्वारा प्रदर्शित करें तथा भौहों और नेत्रों की पुतलियों से संकेत करके अर्थ समझाए। अर्थ भाव, गीत के विषय के अनुसार भाव प्रकट करे और नर्तक स्वयं गीत विषय का स्वरूप बन जाए। बोल भाव, जितने बोल ठुमरी के हो उतने ही अर्थ समझाए तथा अलग अलग बोल बताए। सभा भाव, भाव को दर्शकों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करे कि दर्शकों को ऐसा आभास हो कि हर नर्तक जो भाव बता रहा है वह उसी को ही बता रहा है। नृत्य भाव, गायन भी करता जाए और भाव भी प्रकट करता जाए। गत अर्थ एवं भाव, गायन करता रहे, नृत्य भी करता रहे और साथ ही भाव बताता जाए। अंग भाव, गीत के अर्थ को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रकट करना। अंग भाव,
गीत के अर्थ को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कथक नृत्य में 16 श्रृंगार एवं 12 आभूषण के प्रयोग एवं महत्व का अध्ययन। इसका आंसर है, कुछ लोग कृष्ण और राधा की प्राचीन शास्त्रों लिखित वेशभूषा अपनाते हैं, कुछ व्यक्ति मुगलकालीन वस्त्र पहनते हैं, कुछ नृत्यकार सुंदर लगने के लिए वस्त्र आभूषण का प्रयोग करते हैं जो दर्शकों को फिल्मी नृत्यकारों और उनकी वेशभूषा के तरह प्रभावित करे, और कुछ लोग साधारण जीवन में नृत्य के प्रति काम आने वाले साधारण कपड़े को पहनकर ही खड़े हो जाते हैं। आज का युग ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां दर्शक हमारी कला की अपेक्षा हमारे शरीर की भड़कीली रूप सज्जा से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए आज के नर्तक की कला के साथ साथ अपने शरीर की सुंदरता तथा उसके उपयुक्त सौंदर्य प्रधानों का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। प्राचीन वेशभूषा के अंतर्गत ऐसी पोशाक आती है जो देवी देवताओं से संबंधित हो। इसमें विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं के आधार पर भिन्न भिन्न पोशाकें उपयोग में लानी चाहिए। उदाहरण, कृष्ण बनने के लिए रेशमी पीताम्बर, हरे रंग का पटका, मोतियों की पेटी, मोतियों का हार, भुजाओं में जड़ाऊ बाजूबंद, कलाइयों में सुनहरी कड़े, कानों में मरकरा, कोते कुंडल, सिर पर मुकुट आदि वस्तुओं की आवश्यकता होगी। शरीर का रंग नीलिमा के लिए कुछ उज्जवल होगा, जहाँ तहाँ हरे रंग की शेड प्रयोग किया जाएगा। हाथ और पैरों के तलवे सुर्ख रहेंगे। इसी प्रकार राधा का शरीर स्वर्ण जैसा उज्जवल बनाया जाएगा, भ्रुकुटी कमान की तरह खींची जाएगी। मस्तक पर शंख की आकृति का छोटा सा तिलक अथवा वस्त्रों, अंगूठी, हार, झूमर और पाजेब आदि यथास्थान प्रयुक्त किए जाएंगे। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित का संक्षिप्त अध्ययन। वृत्ति, प्रवृत्ति, करण और अंगहार। वृत्ति का अर्थ है शैली, पद्धति या तरीका। नाट्य में कथा वस्तु की उद्भावना और काव्य का विकल्पन वृत्तियों द्वारा होता है। समस्त प्रकार के अभिनयों की परिसंपत्ति इन्हीं वृत्तियों में होती है, इसीलिए वृत्तियों को नाट्य माता बताया गया है। लय के भेद से तत् और सुपीर वाद्यों की वादन शैली में जो अंतर पड़ता है, उस अंतर को प्रदर्शित करने वाली शैली को वृत्ति कहते हैं। करण, हाथ पैरों की शास्त्र आधारित सम्मिलित संचालन क्रिया को करण कहते हैं। अंगहार आजकल प्राय दर्शकों की रुचि ला से अंग और भाव प्रदर्शन की ओर अधिक है। घुंघरों की सीधी सपाट ध्वनि ही काफ़ी समझी जाती है। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम में नेपथ्य से तल्लाना गाने वाला काफ़ी जटिल रूप में लय का प्रदर्शन करता है, परंतु नर्तक घुंघरों से पूरे बोल नहीं निकालता। लय के स्वरूप को अंगहार द्वारा अधिक प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कथक नृत्य में प्रयोग होने वाले विभिन्न लय कार्यों का अध्ययन। कथक नृत्य में संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। जैसे हमारे चलने फिरने, लिखने, पढ़ने या बात करने में इत्यादि में ऐसा देखा गया है कि कुछ शब्द हम शीघ्रता से बोलते हैं और कुछ हम आराम से बोलते हैं। संगीत में इसी को लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की है, विलंबित, मध्य और द्रुत। जब हम कोई भी गीत गाते हैं या नाचते हैं या उस समय कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। जब लय धीमी होती है तो उसे विलंबित कहते हैं। नृत्य और संगीत के बीच घनिष्ठ संबंध है। इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों लयबद्ध पैटर्न के आसपास व्यवस्थित हैं। इस प्रकार साथ वाले संगीत की लय का प्रयोग नृत्य की लय को निर्धारित करने के लिए है। लय का प्रयोग नृत्य की लय को निर्धारित करने पर, उस पर जोर देने पर या नर्तकियों को समान ताल बनाए रखने के अंतर्गत ताल लय पर अंग संचालन के साथ साथ भावों का संवयन होता है। जब नाट्य और नृत्य दोनों मिल जाता है तो वह नृत्य बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिनय दर्पण के अनुसार नवग्रह हस्त का अध्ययन। इसका आंसर है नवग्रह हस्त। नवग्रह हस्त श्रृंखला में अगला नवग्रह हस्त आता है। नवग्रह हस्त में शब्दों से मिलकर बना है। नव का अर्थ है 9 और ग्रह का अर्थ है ग्रह। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आधुनिक विज्ञान इससे सहमत नहीं है। हालांकि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक छात्र के रूप में हमें नवग्रह हस्त को समझने और सीखने की आवश्यकता है। सूर्य हस्त
दाहिना हाथ अल्पपदम और बायां हाथ कपित में क्रमशः गले के दोनों ओर धारण करने से सूर्यहस्त होता है। चंद्रहस्त बायां हाथ अल्पपदम में और दाहिना हाथ पताका में धारण करने से चंद्रहस्त बनता है। मंगलहस्त बायां हाथ सूची में और दाहिना हाथ में धारण करने से कुछ हस्त बनता है। बुद्ध हस्त बायां हाथ मुनि और मुष्टि में क्षैतिज रूप से और बायां हाथ पताका में धारण करने से बुद्ध हस्त होता है। गुरु या बृहस्पति बाएं हाथ को बाएं कंधे पर उल्टे शिकारा के रूप में पकड़कर शिकारा में दाहिने हाथ को बाएं कंधे से छाती के नीचे कमर दाहिने ओर लाया जाता है। इससे गुरु हस्त मिलता है। शुक्र हस्त मुष्टि में बायां हाथ उठे हुए बाएं पैर के ऊपर होता है। मुष्टि में दाहिना हाथ कमर के स्तर से नीचे होता है। इससे शुक्र हस्त मिलता है। शनि हस्त शिकारा में बायां हाथ और त्रिशूल में दाहिना हाथ शनि हस्त देता है। राहु हस्त सर्प सिरसा में बायां हाथ और सूची में दाहिना हाथ राहु हस्त देता है। केतु हस्त बायां हाथ सूची में और दाहिना हाथ पताका में होता है। केतु हस्त होता है। नवग्रह हस्त समझने सीखने याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योतिष हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ साथ निकटता से जुड़ा हुआ था और इसलिए अक्सर प्रदर्शन में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र के अनुसार भ्रकुटी भेदन का अध्ययन। इसका आंसर है नाट्य शास्त्र के अनुसार भ्रकुटी भेदन। भ्रकुटी भवे या भू संचालन। शास्त्रों में भ्रकुटी संचालन के 7 प्रकार बताए गए हैं। यशा, सहज, उत्क्षेप, पातन, भ्रकुटी, चतुर, कुंचित और रेचित। भ्रकुटियों का स्वाभाविक स्थिति को सहज कहते हैं। उत्प्रेक्ष भ्रकुटियों के आवश्यकता अनुसार ऊपर चढ़ाना उत्क्षेप कहलाता है। पातन भ्रकुटियों को नीचे की ओर गिराना या झुकाना पातन कहलाता है। भ्रकुटियों को इधर उधर घुमाने या चढ़ाने को भ्रकुटी कहते हैं। चतुर भ्रकुटियों को फैलाने की क्रिया को चतुर कहा जाता है। कुंचित भ्रकुटियों को नीचे की ओर मोड़ना कुंचित कहलाता है। रेचित केवल एक भौं को भ्रकुटी को ऊपर उठाना रेचित कहलाता है। इस प्रकार नृत्य में भ्रकुटी और नेत्र संचालन के द्वारा अनेक भाव प्रस्तुत किए जाते हैं। कथक, कथकली, भरतनाट्यम इत्यादि लगभग सभी प्रमुख नृत्य पद्धतियों में इनका प्रचुर प्रयोग किया जाता है जो भाव प्रदर्शन की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 9, नायक भेद नायिका भेद का अध्ययन। नायक भेद अध्ययन। मानव स्वभाव के अनुसार शास्त्रकारों ने स्त्री और पुरुष में अनेक प्रकार के प्रभेद बताए हैं जिन्हें नायक नायिका भेद कहा जाता है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। कथक नृत्य की प्रस्तुति में इनका अंग भाव प्रधान होने के कारण नायक नायिका भेद का विशेष महत्व है। मनुष्य का स्वभाव उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार का होता है। उत्तम प्रकृति के मनुष्य सदाचारी, ज्ञानवान, उदार, त्यागी, संयमी, गंभीर और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले होते हैं। मध्यम प्रकृति के मनुष्य व्यवहार, कुशल, चतुर एवं शिल्प शास्त्र में प्रवीण होते हैं। अधम प्रकृति के मनुष्य दुष्ट, छली, कपटी, क्रोधी, हिंसक, अहंकारी, प्रमादी, कामक एवं पापी होते हैं। नायक का लक्षण दानी, कृतज्ञ, पंडित, कुलीन, लक्ष्मीवान, नायिकाओं के अनुराग का पात्र, यौवन तथा उत्साह से संपन्न, चतुर, तेजस्वी तथा सुशील पुरुष नायक कहलाता है। नायकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार बताया गया है। स्वभाव के अनुसार धीरोदात्त, धीरललित तथा धीर प्रशांत। कर्म के अनुसार पति, उपपति और वैश्विक। अवस्था के अनुसार मानी और प्रोषित। तो हम स्वभाव के अनुसार नायक किसे कहते हैं वो बताते हैं। धीरोदात्त जो आत्मलाघा के दोष से मुक्त, क्षमायुक्त, अति गंभीर स्वभाव वाला, हर्ष शोकादि में समान भाव प्रकट करने वाला, दृढ़ गति, विनम्र, स्थिर, स्वाभिमानी और
उदार हृदय वाला होता है उसे धीरोदात्त कहते हैं। इस नायक की श्रेणी में भगवान राम और बुद्ध आते हैं। धीरोदत्त ईर्ष्यालु, छली, मायावी, प्रचंड, घमंडी, दुर्दांत, लागी नायक धीरोदात्त कहलाता है। रावण, कुंभकर्ण तथा कंस इस श्रेणी के नायक हैं। धीर ललित निश्चंद स्वभाव, मृदु, विनोद प्रिय, सदा नृत्य, गीत आदि कलाओं में निरत रहने वाला व्यक्ति धीर ललित कहलाता है। प्राचीन साहित्य में राजा उदयन तथा भगवान श्री कृष्ण को धीर ललित नायक का उदाहरण माना गया है। धीर प्रशांत दातृत्व, कृतज्ञता आदि नायक के सामान्य आदि को धीर प्रशांत नायक कहा जाता है। कर्म के अनुसार नायक भेद। पति अनभिज्ञ जिस नायक को श्रृंगार रस की क्रियाओं का कतई ज्ञान न हो उसे अनभिज्ञ नायक कहते हैं। अनुकूल जो नायक अपनी विवाहिता स्त्री से पूर्ण प्रेम रखता हो, किसी अन्य स्त्री की कामना न करता हो, उसे अनुकूल नायक कहते हैं। दक्षिण नायक अनेक पत्नियां होते हुए सबके प्रति समान भाव रखने वाला नायक दक्षिण कहलाता है। षट जो नायक किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त होकर अपनी विवाहिता स्त्री को छल पूर्वक भुलावे में डालकर अपना अपराध छिपाए रखता है तथा अपनी कार्य सिद्धि के लिए पत्नी से मीठी मीठी बातें कर उसके प्रति अनुरता सी दिखाता है, उसे षट नायक कहते हैं। धृष्ट जो नायक बार बार अपराध करने पर भी निशंक रहे और उनके झिड़कियां खाने पर भी लज्जित न हो, उसे धृष्ट नायक कहते हैं। उपपति पर स्त्री अनुकर्त करने वाले पुरुष को उपपति कहते हैं। वह जहाँ भी सौंदर्य सुधा को देखता वहीं उसका पान करने के लिए लालायित हो उठता है। मधुमत भ्रमर की भांति कली कली का रस चखना इसकी प्रवृत्ति है, इसकी वृत्ति है। इसके दो भेद हैं। वचन चतुर जो उपपति वाचक चातुरी से अपना कार्य सिद्ध करता है उसे वचन चतुर कहते हैं। क्रिया चतुर छल पूर्वक द्वारा अपना मतलब निकाले उसे क्रिया चतुर कहा जाता है। वैश्यिक जो नायक वैश्यानुरागी, निशक और निर्लज्ज होता है उसे वैश्यिक कहते हैं। अवस्था के अनुसार नायक भेद। मानी प्रियतमा द्वारा किए गए अपमान से अप्रसन्न होकर मान करने वाला नायक मानी कहलाता है। रोषित प्रवास में जाकर प्रियतमा के विरह से व्याकुल होकर जो नायक है उसे प्रोषित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नाट्य, नृत्य और नृत्य का अध्ययन। इसका आंसर है नाट्य, नृत्य और नृत्य का अभ्यास। नृत्य में भाव का बड़ा महत्व है। बिना भाव के नृत्य निर्थक है, इसलिए भरत ने उचित कहा है कि भाव अनुकूल शरीर की अवस्था को नृत्य कहते हैं। नाट्य का अर्थ है नाटक करना। जब किसी पात्र की वेशभूषा, चाल ढाल, बोली तथा अंग संचालन की नकेल की जाए अथवा किसी कथा के अनुसार अभिनय किया जाए तो उसे नाट्य कहते हैं। नृत्य और नाट्य की गति का पालन करना चाहिए। जब नृत्य और लय को भाव के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह नृत्य बन जाता है, और जब इशारों और कृत्यों को जोड़ दिया जाता है तो वह नाट्य बन जाता है। जब तक नृत्य की शारीरिक गतियों और अभिनय की भावनात्मक अभिव्यक्तियों में सामंजस्य नहीं होगा तब तक नाट्य सुंदर और सफल नहीं होगा। प्रत्येक शीर्ष नर्तक अपने प्रदर्शन में इन तीनों का त्रुटिहीन मिश्रण प्रदर्शित करते हैं।